हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत का प्रशासन किस तरीके से चलता है? भारत का जो प्रशासन है, इस प्रशासन में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो हमको स्टेट देखने को मिलते हैं, स्टेट जिनको आप लोग राज्य कहते हैं, और राज्य को आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास स्वतंत्रता होती है, इनके पास स्टेट हुड होता है, स्टेट हुड। और स्टेट हुड का मतलब होता है कि ये अपने यहाँ के फैसले स्वयं ले लेते हैं। मतलब ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा उनको कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जिसके कारण नेशनल सिक्योरिटी के आसपास कोई भी बात आए, लेकिन ये अपने फैसले ले सकते हैं। मतलब इनके यहाँ पर लेजिस्लेचर होता है, अपना एक लेजिस्लेचर होता है, और वह लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। इनके पास अपनी एक विधानमंडल होता है और विधानमंडल काम करता है जिसमें गवर्नर और सीएम रहते हैं, और गवर्नर को लेकर डिस्प्यूट चलता ही रहता है। तो पहली एक व्यवस्था ये है। और भारत में ऐसे जो राज्य हैं इनकी संख्या आपको 28 देखने को मिलेगी, है ना, 28। इनकी संख्या कितनी है? 28 है। दूसरी तरफ अगर आप अपने भारत के शासन की बात करते हैं तो यहाँ आपको यूटी देखने को मिलते हैं। यूटी को आप लोग कहते हैं संघ शासित राज्य। क्या कहते हैं? संघ शासित राज्य, संघ शासित राज्य है यूटी। ये विशेष परिस्थितियां होती हैं, विशेष परिस्थितियां, जैसे कहीं पर आर्थिक, सामाजिक या जनजातीय किसी तरह की कोई समस्या हो, आर्थिक है, सामाजिक है या किसी दूसरे तरीके से अगर ये संवेदनशील है, किसी दूसरे तरीके से अगर ये संवेदनशील है, तो यहाँ का जो प्रशासन होता है, इस प्रशासन में केंद्र का योगदान बढ़ जाता है। यहाँ का जो प्रशासन है, इस प्रशासन में केंद्र का योगदान बढ़ जाता है। अब आप सबको पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए, और स्टेट रीऑर्गेनाइज होने के बाद हमने दो ही तरीके की व्यवस्थाएं बनाई, और ये दो ही तरीके की व्यवस्थाओं की जब भी बात करते हैं, इसमें पहले नंबर पर राज्य हैं। ये पूर्ण स्वतंत्र है, अपना शासन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियां जब भी आएंगी तब केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के हाथों में यहाँ की शासन व्यवस्था चली जाएगी। लेकिन जब हम लोग यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज में जो केंद्र सरकार है इसका प्रभाव रहता है। लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो जो केंद्र सरकार है ना, यूटीज, ये भी आपके पास दो तरीके के हैं। कुछ यूटीज ऐसे हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर है। जैसे आप लोग बात करेंगे दिल्ली और पांडिचेरी, तो दिल्ली और जो पांडिचेरी है इनके, है ना, इनके अपना लेजिस्लेचर है। और अगर मैं आपसे बात करूं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जो बेसिकली पंजाब जो गवर्नर है उनके एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में आता है, और वही उसको चलाते हैं। अब सरकार जो बिल लेकर आ रही है, उस बिल की पृष्ठभूमि यही थी कि जो चंडीगढ़ है यहाँ पर प्रशासक अपॉइंट किया जाएगा, और प्रशासक अपॉइंट करना मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना मतलब क्या है? मतलब बेटा ये है कि यहाँ सीधा केंद्र का दायित्व आ जाएगा, और ये पंजाब के लिए सिरदर्द बना हुआ है, इसको पंजाब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और इसी को लेकर हमारा ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है, इसी को लेकर हमारा पूरा आर्टिकल है कि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो तरीके से आपका चलता है, दो जगह है। तीसरा हिस्सा भी आप लोग देख सकते हैं कि आप किसी को एक्वायर्ड कर सकते हैं, अर्जित, पर अभी हमने अर्जन किसी का किया हुआ नहीं है। बट अभी हमारे पास ये दो ही तरीके की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक आपके पास राज्य है, एक यूटी है, और यूटी की संख्या आपको बेटा अभी कितनी देखने को मिल रही है? 8। और जो पंजाब सरकार है, वो पंजाब सरकार बार बार इसी का विरोध कर रही है। उनको लग रहा है कि सरकार चंडीगढ़ को हमसे छीन लेगी, है ना, सरकार चंडीगढ़ को हमसे छीन लेगी, और यही बड़ी समस्या इनके बीच में चल रही है। एग्जैक्टली चंडीगढ़ पंजाब गवर्नर की लीडरशिप में आता है, और इस बिल का जो प्रावधान है या जिसको लेकर लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई यही चल रही है कि सरकार ऐसा कुछ बिल लेकर आ रही है, 131वां संविधान संशोधन, जो चंडीगढ़ में सरकार को प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की नियुक्ति देगी। हालांकि सरकार ने इस चीज को डिनाई कर दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर देखो सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, बिल लेकर आ भी सकती हैं, और हो सकता है कि चंडीगढ़ को और बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं तो वह एडमिनिस्ट्रेशन उसको और बेहतर तरीके से काम करे, ऐसा भी हो सकता है। अब इससे पंजाब जो गवर्नर है, उस पंजाब गवर्नर की पावर लिमिटेड हो जाएंगी। पंजाब गवर्नर की पावर लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि जो पंजाब की सरकार है वह चंडीगढ़ पे काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के बहुत सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि एक डिस्प्यूट, एक कॉमन एरिया है, हरियाणा का भी इंटरेस्ट चंडीगढ़ में रहता है और पंजाब का इंटरेस्ट भी चंडीगढ़ में रहता है। उसको
यूटी बनाने के पीछे भी वजह यही थी जिससे कि विवाद नहीं बढ़े। अब अगर इस तरीके का बिल आता है, अगर ऐसा कोई बिल सरकार इंट्रोड्यूस करती है कि जहां चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक अपॉइंट करेगी सरकार, तो राष्ट्रपति की शक्ति डायरेक्ट बढ़ जाएगी। किस पर? चंडीगढ़ पर। मतलब भविष्य में कभी अगर कोई संभावना बन भी रही है कि चंडीगढ़ पंजाब को मिल सकता है, वो सारी की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और जो सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं वो सेंटीमेंट भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसी को लेकर इसका विरोध चल रहा है और सरकार ने हालांकि बोला है कि भाई हम बिल लेकर नहीं आएंगे, पर आपको पता है कि व्यवस्थाएं अपने हिसाब से काम करती हैं। मना करके भी ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मना करने के पीछे कारण हो सकता है कि एक और प्रोटेस्ट नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जब देखने लगते हैं तो डेमोक्रेसी और व्यवस्थाओं पर भी काफ़ी उनका फर्क पड़ता है। तो ये पूरा मसला है। चलो इसको अपन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखो। ये जो बिल है, इस बिल को नाम दिया जा रहा है बेसिकली 131वां संविधान संशोधन 131st अमेंडमेंट बिल 2025। आगामी शीतकालीन सत्र में 1 दिसंबर 2025 से केंद्र सरकार ने संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की योजना बनाई है। बिल के खिलाफ पंजाब सरकार आप तथा कांग्रेस व एसएडी के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध बढ़ने पर केंद्र ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने का कोई इरादा नहीं है। ये जो बिल आ रहा है, इस बिल के द्वारा, है ना, इस बिल के द्वारा हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को बदले। ये शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक मिसकन्फ्यूजन हो सकता है। इस बिल का नाम आप ध्यान रखिएगा 131 131वां। जब तक शीतकालीन सत्र कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये बिल चर्चा में रहेगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सरकार इसको पेश कर सकती है अगर उसके एजेंडा में शामिल होगा तो। ये किससे संबंधित है? चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था के बदलने से। कैसी प्रशासनिक व्यवस्था के बदलने से? जैसे चंडीगढ़ की अगर मैं आपसे जब भी बात करता हूँ, इस चंडीगढ़ में अभी जो पंजाब के गवर्नर है, पंजाब गवर्नर, इन पंजाब गवर्नर के अंडर ये आता है, ये इन्हीं के अंदर आता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया तो पंजाब गवर्नर सीमित हो जाएगा, और पंजाब गवर्नर सीमित होना मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर मिलना, और प्रेसिडेंट को पावर मिलना मतलब क्या है? जो केंद्र है, इस केंद्र सरकार को पावर मिलना। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर पंजाब के अभी सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हरियाणा के सेंटिमेंट भी जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में विवाद का कारण कभी कभी चंडीगढ़ बन जाता है। तो अगर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे तो सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाएगी। किसको? चंडीगढ़ को। भाई अब हमें किसी का कोई प्रेशर ही नहीं है। और उस परिस्थिति में पंजाब और हरियाणा के बीच में जो एक बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। दूसरा इसका पॉइंट ये हो सकता है कि एक बार चंडीगढ़ में सरकार पहुंचती है, मतलब राष्ट्रपति की अधिकारिता बढ़ती है, तो वहां बैठकर उस पूरे एरिया में जिस तरीके से ड्रग्स एंड स्मगलिंग के जो केसेस बढ़ रहे होते हैं, जो बहुत इलीगल तरीके से काम चल रहा होता है, हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव हमको दोनों देखने को मिलते हैं। पर जब तक बिल नहीं आ जाए, जब तक कानून नहीं बन जाए, तब तक हमको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। कानून बनने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो डेफिनेटली हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ने अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमको दिया है तो उस अधिकार का दुरुपयोग हमको नहीं करना चाहिए। जब चीज़ें गलत हों, जब सरकार तानाशाह बने, तब डेफिनेटली हमको विरोध करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो विरोध होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वो इकोनॉमी को बहुत हैम्पर करते हैं। क्योंकि शुरुआत ही है, बड़ा बनेगा, सड़कों पर आएंगे, विरोध होगा, इकोनॉमी उससे हैम्पर होगी। ठीक है, तो 131वें संविधान संशोधन बिल का संबंध बेटा किससे है? चंडीगढ़ के प्रशासन। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या बोल रहे हैं? 131वें संविधान संशोधन विधेयक है क्या? चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करना। वर्तमान में आर्टिकल 240 में शामिल यूटीज हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। ये कहना चाह रहे हैं कि 240 के अंतर्गत हम इनको शामिल कर लेते हैं। और इनको शामिल करने का मतलब क्या है? इनको शामिल करने का मतलब क्या है? जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार करना। कहां विस्तार करना? चंडीगढ़ पे। और ये विवाद की वजह बनी। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि आर्टिकल 240 में क्या है? आप बताएंगे आर्टिकल 240 में जो प्रशासक हैं,
इन प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर या यूटीज के प्रशासन से संबंधित है। इसमें कौन कौन से यूटी आते हैं? इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी, इन सब में प्रशासक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? जो अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। अब जैसे आप लोग देखेंगे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ में अगर आपसे कोई दिल्ली की बात करेगा, दिल्ली, तो यहाँ पे प्रशासक नहीं है बेटा। यहाँ क्या है? यहाँ आपको उपराज्यपाल देखने को मिलेंगे, उपराज्यपाल, यहाँ पे उपराज्यपाल है, लेकिन यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ प्रशासक है, और अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो 240 का संबंध किससे है? और इसी में शामिल करने की बात की जा रही है किसकी? चंडीगढ़ की। किसकी बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ की। लेकिन सरकार मना कर चुकी है, बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 240 क्या कहता है? इसमें प्रावधान क्या है? ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा नहीं है, उनके लिए राष्ट्रपति की विनियमन, रेगुलेशन बनाने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया रेगुलेशन संसद के अधिनियम जैसा ही प्रभाव रखता है। विधेयक का निहित अर्थ है चंडीगढ़ को भी उन यूटी की श्रेणी में रखना जहां राष्ट्रपति अर्थात एलजी प्रशासक सीधे प्रशासनिक नियम बना सकते हैं। बेटा समझना इस बात को कि आर्टिकल 240 में जो भी यूटी शामिल है, इन यूटी में राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है। राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति दी जाती है, और राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति देने का मतलब क्या है? कि सरकार को यहाँ पे पावरफुल बना देना। और अगर हम चंडीगढ़ को शामिल करेंगे तो चंडीगढ़ भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था हमको देखने को मिल जाएगी। और चंडीगढ़ इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी तो पंजाब सरकार की जो पावर है चंडीगढ़ को लेकर, वह लिमिटेड हो जाएगी। क्योंकि अभी वहां पर कानून कौन बनाता है? अभी वहां पर किसके आदेश चलते हैं? राज्यपाल के। राज्यपाल किसकी सलाह पे काम करता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद किसकी है? आप सबको पता है, पंजाब की। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, वहां जो व्यवस्था चल रही है वो पंजाब सरकार के हिसाब से ही चल रही है। हालांकि राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम भी नहीं हो पाते हैं जो सरकार चाहती है अपनी मनमानी चलाना। आप इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया है टॉपिक, पर डिफरेंस को क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? कि क्यों पंजाब इसका विरोध कर रहा है और सरकार क्यों इसको लेके आना चाहती है। ये वजह आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही होंगी, और ये वजह ही आपके जो मेंस है उस मेंस का कंटेंट बनते हैं। ठीक है भाई, वर्तमान स्थिति क्या है? चंडीगढ़ वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह व्यवस्था 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद से चली आ रही है। 1966 में देखो पंजाब अकेला हुआ करता था। 1966 में पंजाब अकेला हुआ करता था। फिर क्या किया सर? हमने 1966 में इसका विभाजन किया, एक राज्य बना दिया पंजाब जो सिख कम्युनिटी बहुल है ना, जो सिख कम्युनिटी बहुल है। एक हमने राज्य बना दिया हरियाणा, और ये बेसिकली हिंदी, या आप लोग कह सकते हैं कि जाट कम्युनिटी बहुल है। यहाँ हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी भाषा बोली जाती है। अब एक और हिस्सा हमने बनाया जिसको आप लोग कहते हैं चंडीगढ़। ये यूटी है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी 1966 में बना, और बहुत ही सुंदर शहर है भारत का। आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस पॉइंट पर, है ना, उस पॉइंट पर या उसी तरीके से बसा हुआ है। बहुत ही शानदार टाउन प्लानिंग सिस्टम है चंडीगढ़ का। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर काम करते हैं। अगर 131वें संशोधन पारित होता है तो क्या बदलता? राष्ट्रपति को सीधे चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने की शक्ति मिल जाती है। चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का रास्ता खुल जाता। पंजाब के राज्यपाल की प्रशासक के रूप में भूमिका समाप्त हो सकती थी। पंजाब का चंडीगढ़ पर ऐतिहासिक व राजनीतिक दावा कमजोर हो सकता था। समझिए, सीधी शक्ति किसको मिलती? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शक्ति मिलने से आशय क्या है? केंद्र सरकार की मजबूती। और केंद्र सरकार की मजबूती होने से क्या है कि जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनका अब नया ही हम उपराज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, तो फिर ये तो एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे ही नहीं, और ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेंगे तो पंजाब का नियंत्रण कमजोर होगा। और जो पंजाब एक सपना देखता है, हर राज्य के अपने कुछ सपने होते हैं। चंडीगढ़ बहुत डेवलप्ड है, बहुत ही शानदार शहर है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, अपने टाउन प्लानिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है, अपने क्लीननेस के लिए जाना जाता है,
अगर पंजाब का हिस्सा अगर कभी बनने की कोशिश भी की जाती है तो पंजाब का बहुत सारा फायदा है। इसीलिए पंजाब सरकार इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। देखो, पंजाब लंबे समय से चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बताता है, ठीक है। सरकारें समय समय पर चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने के वादे करती रही। संशोधन से यह दावा स्थायी रूप से कमजोर पड़ने का आरोप लगाया गया है। एक सपना हम लोग देखते रहते हैं कि सपने हमारे पूरे होंगे, और वही सपना फिर एक दर्द के रूप में हमको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है। तो पंजाब विरोध क्यों कर रहा है, हम इस बात को क्लियर समझ गए। पंजाब का विरोध करने के पीछे कारण क्या है पंजाब का, और अगर बिल आता है तो क्या चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस हमको क्लियर है, क्योंकि हमसे ये चेंजेस ही पूछा जाएगा। और इसका जो विरोध है, उस विरोध करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इंटरव्यू देने जाओगे तो यही पूछा जाएगा, भाई क्या ही दिक्कत है, क्यों पंजाब इसका विरोध कर रही है। और फिर इसके फायदे भी आपसे कोई पूछ सकता है, बताओ भाई कि क्या इसका फायदा हो सकता है। चंडीगढ़ को बेहतर तरीके से डेवलप करने में फायदा हो सकता है, एक चीज। दूसरा, जो एक ड्रग का नेक्सस उस एरिया में बना हुआ है, हम उसको भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा, स्वायत्तता मिलेगी तो डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा, ठीक। बिट ऑफ कंफ्यूजन है, ठीक है। डन भाई, डन। चलो, बहुत बढ़िया। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पंजाब के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं क्या है। जैसे आम आदमी पार्टी, सीएम भगवत मान है, संशोधन को पंजाब के खिलाफ साजिश बताया, कहा कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है, बिल को पंजाब का अधिकार छीनने का प्रयास बताते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई जो चंडीगढ़ है वो सिर्फ पंजाब का है, और चंडीगढ़ को लोग जानते ही पंजाब की आइडेंटिटी के तौर पर है, भाई ये पंजाब का है। फिर कांग्रेस की बात करते हैं, अमरिंदर सिंह राज, इन्होंने वार्निंग क्या दी है, कदम को अनुचित और अस्वीकार कहा है, चेतावनी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। श्रोमणी अकाली दल ने बोला है कि पंजाब के हितों के खिलाफ है, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने के पुराने वादों से पीछे हटना है, इससे पंजाब का प्रशासनिक व राजनीतिक नियंत्रण खत्म हो सकता है। चंडीगढ़ को लेकर बहुत सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं पंजाब के, तो सब पार्टियों को यही लगता है कि जो कदम है वो ये है कि पंजाब पर अब अधिकार खत्म करने का प्रयास कर रही है सरकार चंडीगढ़ के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इनकी प्रतिक्रिया है। तो केंद्र सरकार ने लास्ट में बोल दिया है कि अभी हम ऐसा कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, या हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आगे अगर कभी लगेगा तो फिर आगे इसके बारे में सोचा जाएगा, अभी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, अभी कोई हम यहाँ पे परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो भाई, तो आप इस मुद्दे को समझ गए होंगे। ये मुद्दा आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुद्दा आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो पंजाब है, ये पंजाब सरकार को लग रहा है चंडीगढ़ पर हमारा नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। चंडीगढ़ जो कि 1966 में बना, 1966 में, और 1966 में बनने के बाद ये एक यूटी है। लेकिन यूटी होने के साथ यहाँ पर एक स्पेशल शर्त क्या है, स्पेशल शर्त ये है कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर पंजाब के, ये पंजाब के जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ पंजाब, यही इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यही इसके प्रशासक होते हैं। और यही इसके प्रशासक होने का मतलब क्या है, यही इसके प्रशासक होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नियम कानून है वो यही बनाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो पंजाब सरकार है, इस पंजाब गवर्नमेंट का नियंत्रण चंडीगढ़ के ऊपर है। और अभी पंजाब इसी में खुश है कि हमसे जो वादा किया गया था पहले कि चंडीगढ़ आपको मिल जाएगा, वो नहीं मिला। तो क्या है, अपना अधिकार तो अभी भी इसी पर है, अपना अधिकार तो अभी भी इसी पर है, भले इनडायरेक्टली है। और इन फ्यूचर शायद हमारा सपना पूरा हो जाए। अगर ये न्यू बिल आ जाता, अगर ये न्यू बिल आ जाता है, तो न्यू बिल आने के बाद क्या होगा बेटा, न्यू बिल आने के बाद सबसे पहली चीज ये होगी कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, इन लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पावर में आ जाएंगे, और प्रेसिडेंट के पावर में आ जाएंगे तो क्या होगा, जो पंजाब है, इस पंजाब का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। और पंजाब का नियंत्रण समाप्त होगा मतलब क्या है कि पंजाब की जो एक सपना है, जो एक ड्रीम है कि चंडीगढ़ एक दिन हमको मिलेगा, जो कि वादा किया गया था पंजाब से कि भविष्य में अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो चंडीगढ़ आपको दे दिया जाएगा, वह वादा या वो सपना है टूट जाएगा। अब जब भी देखो क्या होता है कि सेंट्रल में एक अगर अलग सरकार बैठी होती, केंद्र में एक डिफरेंट गवर्नमेंट बैठी होती है, और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट बैठी होती है, तो जब भी कोई ऐसा बिल आता है उसको सीधा संघर्ष बता देते हैं। उसमें अच्छा क्या है, उसमें बड़ा मतलब खराब क्या है, ये कोई नहीं सोचता है, उसको सीधा कॉन्फ्लिक्ट बता देते हैं। और फिर ये चैलेंज बन जाता है संघवाद के खिलाफ।
ये चैलेंज बन जाता है संघवाद के खिलाफ, ठीक है। फिर ये चैलेंज बन जाता है फेडरलिज्म के अगेंस्ट। जैसे भारत में आप लोग देखेंगे हमने संघवाद को अपनाया है, और संघवाद के 2 मॉड्यूल चलते हैं, एक सहकारी संघवाद, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यह आपका सहकारी संघवाद है। और सहकारी संघवाद बहुत जरूरी व्यवस्था है, क्योंकि इसके थ्रू आप बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं, वेलफेयर बढ़िया हो पाता है, डेवलपमेंट आता है। तो जब भी संघर्ष होते हैं तो संघवाद के खिलाफ भी माना जाता है। कभी कभी लगता है कि सरकार तानाशाह बन रही है, कभी कभी लगता है कि राज्य जबरदस्ती में विरोध कर रहे हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित एक मुद्दा है, इसी के साथ में राज्यों से संबंधित एक मुद्दा है। आप इसको संघवाद में भी एक ऑप्शन, मतलब एक उदाहरण के तौर पर इसको लिखा जा सकता है कि संघवाद में जब हम लोग लिख रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल आ जाएगा कि यहां भी हमको संघर्ष देखने को मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, बन सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, इस प्रशासन को लेकर बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज को यहाँ पे शामिल किया गया है। संविधान का आर्टिकल 239 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से संचालित किया जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। आपसे कोई पूछेगा कि आर्टिकल जो 239 है, ये 239 का संबंध किससे है, आप बता देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, इस प्रशासन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, यूटी के प्रशासन से संबंधित है। और यहाँ पे जो प्रशासक होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है, ध्यान रखिएगा। और ये एक से अधिक हो सकते हैं, मतलब मोर देन एक स्टेट के हो सकते हैं, ध्यान रखना। उदाहरण, चंडीगढ़, पंजाब के राज्यपाल को ही प्रशासक नियुक्त किया जाता है। दिल्ली और पुदुचेरी हालांकि यूटी हैं, लेकिन इनके लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 239 AA और 239 A में किए गए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे दिल्ली है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है, स्पेशल, और हम 239 AA की बात करते हैं। जो पुदुचेरी है, इसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन की बात की गई। तो दिल्ली और जो आपके पास पुदुचेरी है, इनके लिए अलग प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन किए गए। प्रशासक की भूमिका क्या होती है, प्रशासक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। यूटी के शासन से जुड़े सभी प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण उसके पास होता है। इसके अधिकार राज्यपाल से अलग होते हैं, यह निर्वाचित या राज्य सरकार की सलाह पर चलने के लिए बाध्य नहीं होता, सिवाय उन यूटी के जिनके पास विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। जैसे जब भी हम लोग बात करते हैं जो प्रशासक होते हैं, इन प्रशासकों के पास एक फ्रीडम होती है। फ्रीडम क्या होती है कि सरकार की सलाह पर नहीं चलती, सरकार है ही नहीं, यहाँ तो एक अधिकारी बस है, एक अधिकारी है और वही उस शासन को चलाएगा। और इसको नियुक्त कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये रूल करते हैं, वहां शासन कर रहे होते हैं। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है और वहां हम टकरार देखते रहते हैं उपराज्यपाल और सरकार के बीच में। पुदुचेरी है, इसकी भी थोड़ी सी व्यवस्था अलग है, इसको और अलग स्पेशल प्रोविजन हमने किए हुए हैं। तो बाकी सारे जो यूटी हैं, इनमें प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है और वही सरकार को चलाता है। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी की बात करें तो इनकी अपनी विधानसभाएं भी हैं और इनकी विधानसभाएं मिलकर यहाँ पर क्या कर रही होते हैं, शासन कर रही होती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो 239 का संबंध किससे है बेटा, केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी से रिलेटेड है। अब देखो 240 आर्टिकल 240 क्या कहता है, यूटीज में राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति की रेगुलेशन की पावर यहां पर दी गई है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे कुछ विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशंस जारी कर सकते हैं और यह विनियमन संसद द्वारा पारित कानून के समान प्रभाव रखते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल 240 किससे संबंधित है बेटा, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, रेगुलेशंस। रेगुलेशंस की जब भी बात होती है बेटा, विनियमन किससे संबंधित, यहाँ के जो लॉ हैं, यहाँ के जो कानून हैं उनके लिए। और ये इक्वल होते हैं, इक्वल पार्लियामेंट्री लॉ, जैसे संसद कानून बनाती है उसी के बराबर होते हैं। वर्तमान में आर्टिकल 240 किस किस यूटी पर लागू होता है, अंडमान निकोबार पर लागू हो बेटा, ध्यान रखना, अंडमान एंड निकोबार क्योंकि ट्राइबल एरिया है। लक्षद्वीप पर लागू होता है, लक्षद्वीप,
ठीक है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव पर होता है। दादर, नागर हवेली एंड दमन दीव, इनका मर्जर कब किया गया था बेटा, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। पुदुचेरी, विशेष परिस्थितियों में, यहां स्पेशल परिस्थितियां हैं। कब इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, जब यूटी में विधानसभा नहीं होती तो राष्ट्रपति की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे केंद्र को यूटी में प्रशासनिक व विधायी नियंत्रण मिल जाता है। आर्टिकल 240 डायरेक्टली राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति दे रहा है। और राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति देने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो अधिकार है ये केंद्र सरकार का है और उसी के हिसाब से यहाँ पे कानून बनेंगे। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में कानून यहाँ पर, जैसे ये सारे के सारे जो यूटीज हैं इसमें तो हमारे राष्ट्रपति साहब बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जैसे दिल्ली है या पुदुचेरी है, यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में कानून बनाए जा सकते हैं। तो 240 का संबंध बेटा किससे है, रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की। कहां पर है, कहां पर है, यूटी में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे विल बी थिंक लाइक दे वॉट चंडीगढ़ फॉर द चलिए खैर कोई बात नहीं। अब ये ठीक है, 240 के संबंध में ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने दिल्ली और इसके बारे में चर्चा नहीं की। देखो बेटा, दिल्ली और जो आपके पास पुदुचेरी है, दिल्ली और पांडिचेरी की जब भी हम लोग बात करते हैं, पांडिचेरी ये अलग है और इनको सेपरेट आपसे डिस्कस किया जाएगा। अलग क्यों है बेटा, क्योंकि इनके पास विधानसभा है, इनके पास क्या है, विधानसभा है। दे हैव असेंबली, और असेंबली जो इनके पास है यही इनकी स्पेशल प्रोविजन है। इसी को इसका क्या बोला जाता है, स्पेशल प्रोविजन। तो यहां मतलब यूटी के पास भी अपनी पावर है, इनके पास भी अपनी पावर है, और राष्ट्रपति यानी जो प्रशासक है या उपराज्यपाल है उसकी भी अपनी शक्तियां हैं। तो यह बार बार आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता रहता है। तो इस पे कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि दिल्ली का मसला क्या है, पुदुचेरी का मसला क्या है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल है, सॉरी क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 240 के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति को कुछ यूटीज के लिए विनियमन बनाने की शक्ति देता है। ये विनियमन संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखते हैं। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। आपने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ भाई। आर्टिकल 240 के बारे में बेटा सारी बातें याद रखना, चाहे भले आप आर्टिकल 239 की बात करें, चाहे आर्टिकल 240 की बात करें। आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239AA, ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए कि कौन दिल्ली से संबंधित है, कहाँ पर शक्ति है, कहाँ पर इनका प्रशासन है। ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती रहती। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति को कुछ यूटीज के लिए विनियमन बनाने की शक्ति देता है, रेगुलेशंस पावर देता है। वे नियमन संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट तो नहीं है, ये सभी पर नहीं हो सकते। ये कुछ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, कुछ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे। तो तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला सही नहीं होगा, मतलब पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है भाई कहानी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।